नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी होगा। 29 जून लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। 2 जुलाई से इसका चुनाव प्रचार शुरू होगा। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। उसी दिन काउंटिंग होगी। तो अब सवाल उठता है कि गणित क्या बन रहा है। क्या एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में है? क्या विपक्ष अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर पाएगा? ये सारे सवाल हैं। उससे पहले थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि 2017 से 2022 में दोनों पक्ष कैसे कमज़ोर और मजबूत हुए हैं। बीजेपी के लिए जो कमज़ोरी है उसकी बात पहले कर लेता हूँ। 2017 में बीजेपी के साथ शिवसेना थी, अकाली दल, टीडीपी, टीआरएस, ये पार्टियां थीं जो अब बीजेपी के साथ नहीं हैं। बीजेपी का साथ ये पार्टियां छोड़ चुकी हैं। उसके अलावा कई राज्यों में बीजेपी की ताकत घटी है, जैसे तमिलनाडु, वहाँ एआईएडीएमके की संख्या कम हुई चूँकि वो एनडीए में शामिल है, तो इसलिए वहाँ कमज़ोरी हुई। 2017 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे। वहाँ के नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं रहे। बीजेपी की सरकार बन गई है मध्य प्रदेश में, लेकिन पहले की तुलना में सीटें कम हो गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई। बीजेपी की सीटें उत्तराखंड में भी कम हो गई। तो ये तो कमज़ोरी हुई। जो मजबूती हुई, जो बीजेपी की ताकत बढ़ी है, तो 2017 के बाद से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी के लोकसभा में ताकत बढ़ी है 2017 की तुलना में, राज्यसभा में ताकत बढ़ी है उसकी। उसके अलावा नए प्रदेश जो कहें आए हैं 2017 के बाद, उनमें पश्चिम बंगाल लोकसभा, विधानसभा दोनों में ताकत बढ़ी है बीजेपी की पहले की तुलना में। लोकसभा में 2 ही सीटें थी उस समय और विधानसभा में 3 सीटें थी। अब जो है 70-71 सीटें हैं विधानसभा में और 17 जो है वो एमपी है पश्चिम बंगाल से। उसके अलावा त्रिपुरा में सरकार है और दोनों एमपी जो है वो बीजेपी के हैं। इसके अलावा असम में दोबारा सरकार बनी है और सीटें बढ़ी हैं, तो इसलिए बीजेपी का फ़ायदा हुआ है। लोकसभा में बढ़ी, विधानसभा में बढ़ी। उसके अलावा कर्नाटक और बिहार दोनों जगह लोकसभा में भी फ़ायदा हुआ और विधानसभा में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जो गणित बन रहा है उसके हिसाब से अभी एनडीए के एलाइज को मिलाकर जो संख्या है, वोट है बीजेपी के पास, वो अपना उम्मीदवार जिताने से 1% कम है। अब इसकी भरपाई के लिए बीजेपी की जो बातचीत हो रही है, जो पिछली बार भी जिन्होंने साथ दिया था, बीजेडी, उड़ीसा की नवीन पटनायक की पार्टी, बीजू जनता दल, और दूसरी पार्टी है वाईआरसीपी, आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की। नवीन पटनायक की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है पिछले हफ्ते। उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों का समर्थन की बात हो गई है, समर्थन पर वो सहमत हो गए। हालांकि इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है। कोई सार्वजनिक घोषणा ये दोनों पार्टियां, मुझे नहीं लगता कि जब तक नॉमिनेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक करेंगी। उसके बाद ही इसकी घोषणा होगी, जब बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। तकनीकी मामला ये है कि दोनों पार्टियों का तर्क ये होगा कि जब तक आप अपना उम्मीदवार घोषित नहीं करते तब तक हम समर्थन की घोषणा कैसे कर सकते हैं। दूसरा पक्ष है, अगर सब मिल जाए, इसमें जिसमें एनडीए की बात की, इसमें एक जो है गड़बड़ है। उसमें नीतीश कुमार के बारे में बहुत दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। नीतीश कुमार पिछले कई महीने से इसकी पेशबंदी कर रहे हैं कि कैसे वो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को धोखा दें या दगा करें या उनसे अलग हों। उसके लिए वो मुद्दों की तलाश कर रहे थे। हर मुद्दे पर बीजेपी ने कोशिश की है कि उनको मौका न मिले। सबसे बड़ी चाल उन्होंने चली जातीय जनगणना की। आप देखिए, ठीक राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा से, उसके कार्यक्रम की घोषणा से ठीक कुछ दिन पहले,
और लगातार जो है दूसरी बार उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसके बाद कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करा दिया। उनको पता है अच्छी तरह से कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इससे मना कर चुकी है, बीजेपी इसके समर्थन में नहीं है। फिर भी बीजेपी ने उनको मौका न मिले, इसलिए बिहार की बीजेपी इकाई ने उनका समर्थन किया इस प्रस्ताव के समर्थन में, ऑल पार्टी मीटिंग में भी, उसके बाद भी। दूसरा मुद्दा था धर्म परिवर्तन के मुद्दे। उस पर नीतीश कुमार को पता है बीजेपी का स्टैंड है क्या है, उसके खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। तो नीतीश कुमार जो मुद्दे तलाश रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, ऐन मौके पर वो धोखा दे सकते हैं। तो उनकी पार्टी का जो एमपी और एमएलए मिलाकर वोट है वो लगभग 1% या उससे कम ही है, 1% से कम ही है उसकी वैल्यू जो है। बीजेपी को अगर बीजेडी और वाईआरसीपी का समर्थन मिलता है तो इनके पास कुल मिलाकर जिनको इनके वोटों की जो वैल्यू है वो 7% है। तो बीजेपी की जीत में कोई शक नहीं रह जाता। अब विपक्ष के खेमे की बात कीजिए तो विपक्ष का खेमा बटा हुआ है। विपक्ष के खेमे में कोई एकता नहीं। एक बात साफ नज़र आ रही है कि क्षेत्रीय दल, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की जो लड़ाई है, टीएमसी वर्सेस कांग्रेस, आप वर्सेस कांग्रेस, टीआरएस वर्सेस कांग्रेस, वाईआरसीपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेडी वर्सेस कांग्रेस, तो ये जो लड़ाइयाँ हैं इनके कारण, और पिछले दिनों जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 5 के 5 में कांग्रेस की बुरी हार हुई, उसके बाद कांग्रेस और कमज़ोर हुई है। तो ये संभव है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इस बात के लिए तैयार ना हो कि अगर विपक्ष का कोई संयुक्त उम्मीदवार होना है तो वो कांग्रेस से हो। ये संभव है कि कांग्रेस से बाहर का कोई उम्मीदवार विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बने और कांग्रेस के सामने कोई और तरीका नहीं होगा, कोई और विकल्प नहीं होगा इसको स्वीकार करने के अलावा। हालांकि कार्यक्रम की घोषणा होते ही सोनिया गांधी ने शरद पवार से बात की, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को बम्बई भेजा, वो और शरद पवार से मिले। उसके अलावा जो है सीताराम येचुरी से सोनिया गांधी की बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन मामला वहीं फंसेगा कि उम्मीदवार किसका होगा। कांग्रेस चाहेगी कि उसका उम्मीदवार विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बने, लेकिन वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें ख़ास तौर से कई पार्टियां हैं ऐसी जो कांग्रेस के साथ शायद न जाना चाहें। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो सकता है चली जाए। टीआरएस क्या करेगी? टीआरएस अभी तक जो है बात करती रही है एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस फ्रंट की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के खिलाफ जैसे जैसा उसका अभियान तेज़ हुआ है, ज़्यादा आक्रामक हुई है बीजेपी के प्रति, तो कांग्रेस के प्रति वो सॉफ्ट होती गई है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस के उम्मीदवार या विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के समर्थन में वो उस तरफ चली जाए। लेकिन जब तक बीजेडी और वाईआरसीपी विपक्षी खेमे में नहीं जाते तब तक विपक्षी उम्मीदवार के जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए पूरे चुनाव का दारोमदार काफ़ी हद तक इन दो पार्टियों पर है कि ये किसके साथ रहेंगी। विपक्षी खेमे में और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात अभी छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि कैंडिडेट कौन होगा, बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, यानी अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं। सच कहिए तो कोई ये दावा भी नहीं कर सकता कि उसको कोई जानकारी है। नाम एक चल रहा है काफ़ी दिनों से, जब से वो राज्यपाल बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान का। केरल के राज्यपाल हैं, सितंबर 2019 में केरल के राज्यपाल बने थे, तब से उनका नाम उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए चल रहा है। तो अभी तो राष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति की बात तो बाद में आएगी। उसका चुनाव जो है अगस्त में होना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी? बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि मुसलमानों में संदेश देने के लिए, और जिस तरह के वो लिबरल ख्याल के हैं, कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनका जो स्टैंड है, इन सब के कारण और जिस तरह का उनकी केमिस्ट्री है, जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस सब को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मुझे थोड़ी शंका लगती है। शंका इसलिए लगती है कि बीजेपी अलग अलग तरह के संकेत दे रही है। अभी आपने देखा राज्यसभा चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों का चयन हुआ
तो बीजेपी ने अपने तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को फिर से टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको भी नहीं दिया। ज़फ़र इस्लाम जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनको भी नहीं दिया। और MJ अकबर राज्यसभा के सदस्य थे, उनको भी नहीं दिया। तीनों को रिपीट नहीं किया। ये इससे बड़ी बात ये है कि जितने भी 22 या 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं इस चुनाव में, जो 57 सीटों के लिए हुआ है, उनमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं दिया है। तो इससे एक संकेत मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई पॉलिसी डिसीजन है, बीजेपी ने घोषित कर दिया है या बीजेपी ऐसा ही करेगी, ये किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन इसका एक संकेत तो ये है ही कि बीजेपी ने तय किया है कि अब ये टोकनिज़्म से काम नहीं चलने वाला। ये जो दिखावे के लिए हम जो है, हमको वोट मिलता नहीं है मुसलमानों का, जो मुस्लिम नेता हमारे हैं उनको भी नहीं मिलता मुस्लिम वोट। जैसे ही कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है, वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, गली मोहल्ले का हो, प्रदेश स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, वो अपने समाज में जो सिखों में एक परंपरा है समाज से बाहर करने की, तनखैया घोषित करने की, उसी तरह से वो अपने समाज में तनखैया घोषित हो जाता है राजनीतिक रूप से। उसके समाज के लोग उसका हर चीज़ में साथ देते हैं, हर समय उसका समर्थन के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। तो सवाल ये है कि अगर उनके आने से भी वोट नहीं मिल रहा, और पार्टी को छोड़िए, उनको खुद अगर अपने समाज का वोट नहीं मिल रहा है, तो फिर पार्टी क्यों आगे बढ़ाए, बल्कि कहें क्यों ढोती रहे। सवाल इस बात का है कि भाई ये एक तरफा सिलसिला तो नहीं हो सकता, ताली एक हाथ से तो नहीं बज सकती। ये दोनों तरफ से, अगर उधर से इस जेस्चर को रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा है। 8 साल हो गए सरकार को चलते हुए, सरकार ने किसी भी सरकारी योजना में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि ज़्यादातर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें मुसलमानों को अपनी आबादी के अनुपात से ज़्यादा फ़ायदा मिला है। किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। सरकारी नौकरियों में पिछले 8 साल में मुसलमानों का जो प्रतिशत था वो दुगने से ज़्यादा हो गया है। UPSC के सिलेक्शन में मुसलमानों की संख्या 5, 7, 8, 10 से 500 के ऊपर चली गई है। ये सब करने के बाद भी, देश में कहीं भी एक भी दंगा नहीं होने के बाद भी, अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है, तो मुस्लिम समाज के नुमाइंदों को राज्यसभा में बीजेपी क्यों भेजे, मंत्री क्यों बनाए, राज्यों में मंत्री क्यों बनाया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के से जो है वो विधान परिषद में भी भेजे गए हैं और मंत्री भी बने हैं, लेकिन उसको मैं अपवाद मानकर चल रहा हूँ। देश भर से किसी भी राज्य से जहाँ जहाँ बीजेपी अपने उम्मीदवार जिता सकती थी, कहीं से भी बीजेपी ने एक भी टिकट किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश जहाँ से 8 उम्मीदवार उसके जीते हैं, वहाँ से भी नहीं दिया। तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल है कि शायद आरिफ मोहम्मद खान का नंबर न लगे। योग्यता की दृष्टि से देखें तो उनसे योग्य उम्मीदवार मिलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन राजनीति में सारे फैसले योग्यता के आधार पर नहीं होते। अक्सर योग्यता वाले पीछे भी रह जाते हैं, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगर आरिफ मोहम्मद खान के साथ भी ऐसा ही हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उनका क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है या उनको उपराष्ट्रपति दोबारा बनाया जाएगा। जो ट्रेंड है उसमें जो जिस तरह से जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री की, उसमें लगता नहीं है। और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने का भी एक किस्सा है। हालांकि वो कोई निर्णायक घटना नहीं थी, लेकिन उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के यहाँ रात्रि भोज पर गए थे। चलते समय उनकी बेटी ने कहा प्रधानमंत्री से कि मेरे पिता ने बहुत दिन काम किया, अब उनकी उम्र हो रही है, उनको अब कोई संवैधानिक पद मिलना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस घटना की वजह से, इस बात की वजह से उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन ये घटना
बीजेपी के सर्कल्स में चर्चा में ज़रूर रही। तो क्या उस वजह से बनाए गए, नहीं बनाए गए, पता नहीं, लेकिन वो उपराष्ट्रपति बने और वो डिज़र्व करते थे इसलिए बने। कोई ऐसा नहीं है कि वो अनडिज़र्विंग थे और उनको बना दिया गया। पार्टी के लिए उनका योगदान है, लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना मुझे नहीं नज़र आती। तो इसलिए ये जो 2 नाम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। अब मैंने पिछले दिनों 2 नाम दिए थे आपको, 2 नाम दिए थे, लेकिन वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए दिए थे। राष्ट्रपति के लिए जो नाम दिया था, तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन की। उनके बारे में उनकी विशेषता मैंने बताई थी, उसको फिर रिपीट नहीं करूँगा। उनके पक्ष में बात यह है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उसके अलावा कई भाषाओं पर उनकी कमांड है। भाजपा के जो नेता तमिलनाडु जाते रहे हैं, उनके भाषणों का अंग्रेज़ी या हिंदी से तमिल में अनुवाद करती रही हैं। तमिलनाडु की रहने वाली हैं, पिछड़ा वर्ग से आती हैं, महिला हैं। ये सब मिलाकर, और चूँकि इस समय ज़ोर बीजेपी का दक्षिण भारत पर है, इसलिए मुझे अब भी लग रहा है कि शायद उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में आगे आएगा कि नहीं कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर तमिलसाई सौंदरराजन बनती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बीजेपी की, तो डीएमके के लिए उनका विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तमिल सेंटीमेंट के खिलाफ जाएगा। इसलिए डीएमके के सामने बड़ी दुविधा होगी कि वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ जाएं या तमिलसाई सौंदरराजन का, यानी बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन करें। और अगर ऐसा होता है तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो उपराष्ट्रपति की बात आज नहीं करेंगे, आज राष्ट्रपति की बात तक ही अपने को सीमित रखते हैं। तो अब भी जो भी नाम सामने दिखाई दे रहे हैं, जो चर्चा में है, वो ये कि कोई आदिवासी हो सकता है, कोई दलित समाज से भी हो सकता है। हालांकि अभी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद दलित समाज से थे, तो मुझे लगता नहीं कि रिपीट होगा उसी समाज से। कुल मिलाकर दक्षिण भारत, महिला, ये 2 कार्ड हैं जो बीजेपी खेलने की कोशिश कर सकती है। करेगी कि नहीं पता नहीं, ये तो सिर्फ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पता है। तो जब वो बताएंगे, और उनको 29 जून तक तो बताना ही है, तो उम्मीद है कि 29 जून से पहले ही पता चल जाएगा। आज 10 जून है, 18-19 दिन की बात है। देखते हैं कौन बनता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।